कुमार सुरेखा जी। या मिर्गी, ये एक मस्तिष्क का रोग है और साइकेट्री का रोग नहीं है। हमारे ब्रेन में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं और उनमें विद्युत का प्रवाह होता है, और जब विद्युत का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में हलचल हो जाती है। चाहे तो हाथ पैर दूर जाते हैं, चाहे एक तरफ का हाथ पैर दूर जाता है, चाहे पेशाब निकल जाता है, चाहे मरीज एक तरफ देखता रह जाता है। तो इस तरह की जो होती है उसको हम मिर्गी का नाम दे देते हैं। और मिर्गी हम एक दौरे को नहीं कहते हैं, अगर बार बार दौरा पड़े तो मिर्गी कहलाता है। तो मिर्गी क्या है? मिर्गी एक मस्तिष्क का रोग है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये माना जाता है कि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कहते हैं कि भूत प्रेत का कोई प्रकोप आ गया, जादू टोने का असर हो गया। इस पर एक चिकित्सक होने के नाते आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जैसा मैडम ने कहा, सेकंड मंडे फरवरी के हर साल में होता है और आज बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके बारे में आज आप 5:30 बजे देखिए, NDTV पर प्रोग्राम आएगा, वही रिपीट होगा 10:30 बजे। डिफरेंट चैनल्स जो भी DTH हैं उन पे आएगा और उसमें हमारा 5-6 का पैनल है एंड आई टू द लीड इन दैट। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आज एक दिल्ली में भी प्रोग्राम हो रहा है, एक कर्नाटका में प्रोग्राम हो रहा है जो मुझे ज्वाइन करना है शाम को। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि मिर्गी एक ही वर्ड है हिंदी में जिसको पहले कहा जाता था अपस्मार, पर इंग्लिश में बहुत टाइप्स का है। आमतौर पे जब बड़े वाला दौरा होता है जिससे आदमी बेहोश हो जाता है उसको मिर्गी कहा जाता है। इसके पैरेलल उचित वर्ड जो हिंदी में अभी नहीं है, तो मिर्गी बहुत तरह की हो सकती है। अब वर्ड जो आया इंग्लिश में, जैसे एपिलेप्सी कहते हैं, रास्ते में आ रहा था, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं। तो एपिलेप्सी का मतलब है एपिलेप्सी। एपी मीन्स फ्रॉम आउटसाइड। पहले ये सोचा जाता था कि इससे सिन ऑफ द गॉड, ये बाहरी बीमारी है, ऊपरी बीमारी है, तो इसलिए लोग झाड़ फूक ये वो करना, टोना टोटका करते हैं। पर ऐसा नहीं है। साइंस ने बाद में शो करा, जैसे हिपोक्रेट्स का नाम सुना होगा, या और बहुत सारे इंग्लिश एक्सपर्ट ने रिसर्च करी और ये देखा कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन में जिससे एपिलेप्सी होती है। वो इससे भी साबित होता है क्योंकि कई लोगों में ब्रेन में सूजन आती है, कोई वर्म की सूजन आ गई, कोई TB की आ गई, कोई ट्यूमर की आ गई, या पक्षाघात हो गया, हेमिप्लीजिया हो गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये बाहरी बीमारी नहीं है, कोई देवी देवताओं का प्रकोप नहीं है। ये तकलीफ है जैसे आपको दूसरी तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या सर दर्द होता है, उसी तरह ही एपिलेप्सी है। हाँ, इसके सिम्टम डिफरेंट होते हैं। तो इसको एक न्यूरोलॉजिकल स्नायु रोग बीमारी है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देवी देवताओं का प्रकोप नहीं है, ये तकलीफ है और बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। थैंक यू। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुरेखा जी से है। जैसा कि डॉक्टर मेहंदी रतन ने बताया कि मिर्गी रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में सर कुछ जानकारी दीजिए कि कितने प्रकार की होती है या क्या क्या तरह के जो दौरे होते हैं उनको हम मिर्गी रोग के अंतर्गत मान सकते हैं? देखिए, मिर्गी रोग जो होता है हमारे मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क में जिस हिस्से में हमारे रेज या इलेक्ट्रिकल रेज या तंत्रिकाएं ज़्यादा एक्साइट हो जाती हैं, उसी हिस्से के सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक हम इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं पूर्ण मिर्गी, जिसको कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्रोनिक, और एक है पार्शियल सीजर्स, मतलब इसमें अपने शरीर का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व होता है। तो जो मुख्य वैरायटी है वो तो सब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जब दौरा पड़ता है तो मरीज के हाथ पैर सूजने लग जाते हैं, आंख ऊपर चढ़ जाती है, मुंह में झाग आ जाता है, जीभ कट जाती है, पेशाब निकल जाता है और बेहोश हो जाता है। तो ये तो है जनरलाइज्ड टोनिक क्रोनिक। इस तरह से जनरलाइज्ड बीमारियां और भी होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई आग बच्चे लोगों में ज़्यादा होती है तो एक तरफ देखते हुए रह जाते हैं, उसको कहते हैं एब्सेंट सीजर।
या इस तरह का भी होता है मरीज कि खड़ा खड़ा गिर जाता है। और दूसरी बीमारी जैसे अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यंग फीमेल्स में होती है, लड़कियों में करीब करीब 10 से 20 साल की जो लड़कियां होती हैं, और स्पेशली सुबह जब जगती हैं या उनके हाथ से कप छिड़क जाता है या पैन गिर जाता है, तो घर वाले सोचते हैं ऐसे ही हो गया, लेकिन वो भी एक तरह की दौरा है। इसको हम कहते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कई बार मरीज होते हैं जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और हाथ पैर हिलाते हैं, बटन खोलना बंद करने, लिप्स पैकिंग करने, मतलब जीभ बाहर अंदर करने, ये भी एक तरह के होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। और दूसरे पार्शियल सीजर का मतलब अगर हमारा एक हाथ हिलने लग जाए, एक पैर हिलने लग जाए या मुंह का एक हिस्सा हिलने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल सीजर। इस तरह से एक बीमारी होती है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसको कहते हैं हम स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो अगर मरीज को बार बार दौरा आए और उसको 5 मिनट तक दौरा आए और बार बार दौरा उसको होश नहीं आए, तो ये एक सीरियस बीमारी है। इसके लिए मरीज को हमें तुरंत अस्पताल ले जाना है, अन्यथा ये जो दूसरे दौरे हैं ये स्वतः ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, लेकिन ऐसा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर मेहंदी लता जी से। डॉक्टर साहब, इस रोग के निदान या डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करवाना चाहिए एक परिवार के सदस्य को, मिर्गी रोगी को, किस तरह से इसका निदान किया जाता है? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरनेट जो कि मैं होल्ड कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी ने इसका सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो लगाई हैं, उसमें मेरी भी एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए आप। फेसबुक पर, लिंक्डइन पे, जो आप आईबी डाल सकते हो या नाम डाल सकते हो। अब मैडम ने कहा कि इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, और ये जो एनडीटीवी में आ रहा है इसमें ये क्वेश्चन भी आ रहा है सेम। तो डायग्नोसिस का सबसे जो कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्ट्री पूछना मरीज से, क्या हुआ, ये आपको पहले क्या हुआ जब तकलीफ हुई, क्या कुछ याद है आपको जो हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। और एक कहते हैं कि सबसे अच्छा अकाउंट लेना जो उनके साथ थे, दोस्त हों, भाई बहन हो, माँ बाप हो, उन सब से पूछना कि इनको हुआ क्या। अगर वो बेहोश है, उनको नहीं मालूम होगा तो वो बताएंगे क्या। दूसरा आजकल बहुत अच्छा जो आ गया, अभी मैं अगर टाइम परमिट करता मैं आपको दिखाता यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन इन एपिलेप्सी, वीडियो कैप्चर। आजकल कुछ भी होता है, आपने अभी सुना होगा ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हुआ, लोग उनकी हेल्प करने के बजाय वीडियो बनाते हैं। तो एक वीडियो कैप्चर हो जाए तो उसमें डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल सकती है जो आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहला भागना नहीं है, एमआरआई करा लो, ईजी करा लो, नहीं। सबसे पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट एंड केयर गिवर्स, जितने अटेंडेंट हो, जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सके। सेकंड है, उसके बाद जो है, अगर वीडियो कैप्चर हो इवेंट का तो बहुत अच्छा है। या अभी मेरे पास एक लेडी आई, उनका नाम है वीना गांधी, जब वो बता रहे थे तो कुछ और बता रहे थे। हमने कहा आपके पास कोई इसका कुछ बता सकते हो, किसी ने वीडियो बनाया? नहीं सर, नहीं हमने नहीं बनाया, हमारे कोई सब पैनिक हो गया। हाँ सर, हमारे घर में ना सीसीटीवी है। तो वो सीसीटीवी की फुटेज लाए और उसमें एग्जैक्ट पता चला किस टाइप का फिट है, क्योंकि हर फिट की दवाई एक नहीं होती, अलग अलग होती है। सेकंड, इसके बाद होता है डायग्नोसिस, ईजी, एमआरआई वगैरह हम करते हैं, पर पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। क्यों? फिर से मैं कहना चाहूँगा, पहले हम अपना नेचुरल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं जो भगवान ने हमें दी है। उसके बाद दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन की हेल्प आती है, उसमें ईजी है, एमआरआई है, और एमआरआई कौन सा करना है, कौन से सीक्वेंस है, वो फिर डॉक्टर गाइड करता है कैसा करना है। आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर किसी को कभी हो, प्रे करते हैं भगवान से किसी को ना हो, अगर होता है तो आप प्लीज़ एक मोबाइल से अपना उसको रिकॉर्ड कर लें और वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। हम एक जर्नल निकालते थे, अभी भी चल रहा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिलेप्सी, और मैं उसका एडिटर इन चीफ था 5 इयर्स के लिए।
तो उसमें एक आर्टिकल लिखा हमने, मोबाइल एप्लीकेशन इन एपिलेप्सी। और एल्जेवियर एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, कोई डॉक्टर्स बैठे हैं सब जानते होंगे ये। तो उसमें 2,25,000 आर्टिकल्स में से उसको बेस्ट अवार्ड मिला था, उसको कहते हैं एटलस अवार्ड। क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया आप सब बात करते हो, अब थोड़ी देर में अगर फ्री हो जाएंगे तो हम सब अपना मोबाइल फ़ोन देखें, यार कितने व्हाट्सएप आ गए, क्या आ गया, बहुत देर हो गई, कोई मैसेज नहीं आया दोस्त से। तो आजकल ऐसा है कि उसमें मोबाइल एप्लीकेशन वाले को एटलस अवार्ड मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी बढ़ती जा रही है। और हमारे पास बहुत दूर दूर से गाँव से लोग आते हैं, उनसे कहो जी क्या हुआ था, वो पहले मोबाइल दिखा देते हैं, सर ये मोबाइल में है, ये हुआ था। और वो वास्तव में बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ आप भी ये ध्यान रखिए, किसी और को होता है तो इसको रिकॉर्ड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने कि अगर कभी किसी रोगी को दौरा पड़े तो उसका सही हम बता सकें डॉक्टर को, चिकित्सक को, इसके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है कि हम उसको रिकॉर्ड कर लें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुरेखा जी से है कि हमने देखा है कि कई बार तेज बुखार में भी दौरे पड़ते हैं बच्चों को या बड़ों को, क्या इसको भी मिर्गी कहा जाता है? और अगर ये मिर्गी है तो इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये हम सबका एक्सपीरियंस है, तो स्पेशली माताओं का, कि जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तेज बुखार होता है और तुरंत उनको दौरा जैसा आता है और मरीज बहुत घबरा जाता है और तुरंत हमारे पास आता है। तो इसको हम कहते हैं ज्वर मिर्गी या फेब्राइल सीजर। अब फेब्राइल सीजर में जरूरी नहीं है कि दौरा है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि बच्चे को जो दौरा आता है केवल बुखार के समय आता है, बिना बुखार के कभी दौरा नहीं आता। तो ऐसे मरीजों को शायद हमें पूरी दवाइयाँ नहीं चालू करनी है, लंबी समय की दवाई नहीं देनी है। केवल उन्हीं फीवर के द्वारा जो दौरे आते हैं, जिनको बिना फीवर के भी दौरे आ जाते हैं और बुखार से बढ़ जाते हैं, तो ऐसा तो जरूर है कि इनको दवाई देनी पड़ेगी। या जिनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या जिनका हम ईजी की जांच करते हैं और उसमें भी कुछ खराबी ज़्यादा आ जाती है, या उनके सीटी स्कैन या MRI इनमें भी खराबी होती है। तो इस तरीके से अगर कोई दूसरे हमारे को टेस्टों में अगर उनकी बीमारी आती है तब तो हमें दवाई देने की जरूरत पड़ती है। वरना मेरा ये कहना होगा कि फेब्राइल सीजर से माताएं और जो उनके केयर गिवर्स हैं घबराएं नहीं। केवल हमें क्या करना है, हमें उसका बुखार डाउन रखना है। केवल एक बुखार की सिंपल गोली देनी है या उसके वेट कपड़े से उसको साफ करना है, जिससे कि उसके बुखार उतर जाए। और बुखार उतर जाए तो मरीज अपने आप ठीक हो जाए। उसकी लंबी दवाई कई डॉक्टर से हो जाता है कई बार कि उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमें देखना चाहिए कि अगर केवल हमारे बुखार की वजह से दौरे आए हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि उसको पूरी दवाई की दरकार हो। मेरा अगला सवाल मेरे ख्याल में हम सभी के मन में बार बार उठता है कि जब भी कभी किसी रोगी को दौरा पड़ता है तो तुरंत आसपास वाले लोग कहते हैं कि इसे जूता सूंघाओ या इसके मुंह में चम्मच दे दो, चाबी दे दो। क्या ये उचित है? मैं डॉक्टर मेहंदी रता को ये सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा इसके प्रति एक ही जवाब है, नहीं 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 और बिल्कुल नहीं। ये जो दौरे होते हैं ये सब एक हमारी सोच है कि इससे खत्म हो जाता है या रुक जाता है। आमतौर पे कोई भी दौरा 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। और जो छोटे होते हैं उनमें तो जूता सुनाने का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, कोई सोचेगा भी नहीं। जो बड़े वाला होता है, जैसे ऐसे ऐसे हो रहे हाथ पाँव को, तो उस सिचुएशन में प्याज सुंघाना, जूता सुंघाना, मुंह में चम्मच डाल देना, उस वक्त बहुत टाइट मुंह बंद हो जाता है। अगर आप उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली कट सकती है, इतनी फोर्सफुल होता है। अगर आप चम्मच डालेंगे तो उनका दांत टूट सकता है। और इस सब का कोई यूटिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ये कुदरत के 4 फेजेस होते हैं। बड़े वाला जो दौरा है, जिसको मिर्गी या अपस्मार कहते हैं हमारे हिंदी वर्ड में, या जनरलाइज टॉनिक-क्लोनिक, जनरलाइज पूरी बॉडी में जो रहा, तो उसमें सबसे पहले होता है थोड़ा सा पहले सर दर्द हो सकता है, आदमी बेचैन हो सकता है, होने वाला है, उसको ऑरा कहते हैं। उसके बाद फिर हाथ पांव ऐसे ऐसे होने लगता है। इससे ये जो स्टेज आती है, इससे पहले हाथ टाइट हो जाते हैं, फिर ऐसे होता है,
फिर खत्म होकर आदमी थोड़ी देर कंफ्यूज रह सकता है। तो ये 4 फेजेज हैं जो ऐसे में हैं, उसमें अक्सर लोग जूता सुंघाते हैं, जिसको क्रोनिक सीजर कहते हैं, और बिल्कुल नहीं करिए, उसका कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और कई बार जूते के साथ कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, नाक में चला गया तो और इन्फेक्शन हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये बिल्कुल भी एक बहुत पुरानी सोच है, और किसी तांत्रिक के पास ले जाओ और झाड़ फूक करा दो। आई थिंक ये सब आज के टाइम में, एडवांस एज में, एडवांस टाइम में ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मुझे लगता है कि यहाँ जो मेडिकल के छात्र बैठे हैं उन सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास भी इस जानकारी को पहुंचाएं कि इस भ्रांति को हमें मिटाना चाहिए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुरेखा जी से है कि ये तो आपने बता दिया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी रोगी को दौरा पड़ता है तो उसके आसपास के लोगों को दरअसल क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा आप हमें ज्ञान दीजिए। देखिए, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं सोचता हूँ वो यही है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। जैसे डॉक्टर महेंद्र दत्ता साहब ने आपको क्या नहीं करना चाहिए वो बताया कि अगर मिर्गी रोगी आपके सामने गिर जाए, और ज़्यादा अमूमन हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम जाते जाते हम देखते हैं हमारा कोई साथी है, किसी को दौरा आ गया, तो हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जूता, हर लोग बात जूता सूंघाते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जिसमें कि बड़े शिक्षित लोग भी हैं, वो भी ये काम करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वो मुंह में पानी डालते हैं। तीसरा क्या करते हैं, वो प्याज सूंघाते हैं। और क्या करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं कि इसमें देव देवता आ गए तो उसके पास से गुजर जाते हैं, और कई लोग भक्ति चालू कर देते हैं उसको। और यहाँ तक भी देखा है कि मैंने कि कई सोचते हैं इसके दौरा आ गया, इसे हाथ लगा ले तो मेरे हो जाएगी, छूत की बीमारी है। तो ये सब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, मरीज के आसपास के जगह को देखना है कि कहीं चोट लगने वाली चीज़ तो नहीं है। उसकी बटन, उसके कपड़े थोड़े ढीले करने हैं, उसको टेढ़ा करके लेटाना है, और उसके मुंह से जो झाग निकल रहा है केवल उसको साफ करना है। थोड़ी देर में मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको घबराने की दरकार नहीं है, तुरंत डॉक्टर को रिंग कर रहे हैं, एम्बुलेंस मंगा रहे हैं, जरूरत केवल उसी केस में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बार बार दौरा आए और 5 मिनट तक मरीज होश में न आए, तब हमें चिकित्सक की राय जल्दी लेनी चाहिए। अन्यथा मरीज थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, आप उसके बाद बैठ जाए, बैठने के बाद आप पानी पिलाते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन दौरा आते वक्त उसे कपड़ा ठूस देते हैं, चम्मच टूट देते, दांत टूट जाता है, तो ये सब हमें नहीं करना है। केवल क्या करना चाहिए, केवल टेढ़ा करके लेटाना चाहिए। और मैं एक जवाब जी बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज मुझे अभी दौरा हो जाए तो क्या करना है, टाई बांधी हुई है, इसको लूज कर देना, ठीक है, बटन ऊपर टाइट है, इसको लूज कर देना, और आसपास बहुत भीड़ नहीं करनी। उस पेशेंट को खुली हवा की ज़रूरत है, करवट दिला दें, डॉक्टर साहब ने बाकी सब बताया जैसे करवट दिला दें, और पैनिक नहीं क्रिएट करें, उसको हेल्प करिएगा, और जितना वो हेल्प जहाँ से मिल सकती है वो करें। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई। जैसे हम अक्सर ऐसे पेशेंट को एक छोटी सी गोली देते हैं, टैबलेट होती है, और ये कहते हैं इसको जीभ के नीचे रखते हैं। उसका क्या फ़ायदा है, इंजेक्शन उस टाइम लग नहीं सकता, डॉक्टर आसपास है नहीं, आधी रात में घर पे हो गया, क्या करेंगे, तो उस टैबलेट को जीभ के नीचे रख दीजिए, तो उसका असर सेमी इंजेक्शन की तरह होता है कि थोड़ी देर में वो उसको अबॉर्ट कर देगा, रोक देगा अटैक को। कई लोग कहते हैं दांत बीच हम जीभ के नीचे कैसे रखें। उस सिचुएशन में आप होठ को नीचे करिए, दांत और होठ के नीचे रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, उसका असर बहुत फास्ट होता है, वो डिजॉल्व हो जाती है, और यहाँ ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी होता है, ब्रेन में पहुँच जाता है। एक और आया आजकल नेज़ल स्प्रे, तो दिया जाता है, मरीज अपने पास रखे, जब हो तो उसके दोनों नाक में उसके बताते हैं कितने पफ देने हैं, वो स्प्रे कर दीजिए, तो उससे भी वो रुक जाता है दौरा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। थैंक यू।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है। मेरा अगला सवाल फिर से डॉक्टर सुलेखा जी आपसे है। हमने एक बात तो ये करी कि तेज़ बुखार में दौरा पड़ सकता है, और ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, जैसे पता लग चुका है कि ये रोगी है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिनमें दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए, मुख्य जो अगर मरीज प्रूव्ड है कि इसको दौरे की शिकायत है, या नहीं भी प्रूव्ड है और उसको दौरे की शिकायत आती है, तो ऐसा देखा गया सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे उसमें है कि नींद की कमी। अगर आदमी प्रॉपर नींद नहीं लेता, और जैसे आपने देखा होगा कि शादियां होती हैं तो उसमें शादी में सोते नहीं, या कोई फंक्शन बहुत ज़्यादा चलते हैं, एक दिन 2 दिन नहीं है, तो ऐसे मरीज ज़्यादातर अगर वो जाग जाते हैं या अर्ली मॉर्निंग जग जाते हैं, ट्रेन में जाना, तो ऐसे लोगों के दौरे पड़ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट निद्रा। अगर मरीज टाइम से सोए, हम इसके लिए कहते हैं कि बिल्कुल टाइम से आप सोइए। मैं एक और बताना चाहूँगा कि मरीजों की शादी होती है, तो हमारे पास ज़्यादातर मरीज आते हैं कि साहब मेरी शादी हो रही है और रात के 12 बजे के फेरे, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई गोधूली के फेरे करो या दिन में फेरे करो। नहीं तो क्या होता है, अमूमन उस समय मरीज को होश नहीं होता, न वो दवाई लेता है, रात को जगता है और सबके सामने उसको दौरा आ जाता है, और उसी वक्त तो उसके घर वाले उसको तकलीफ दे देते हैं। तो मेरा ये कहना है, जो भी मिर्गी रोगी हैं या उनके अभिभावक हैं, अगर कभी शादी प्लान करते हैं तो दिन के फेरे करें, रात के फेरे के। दूसरी बात मैं जो बताना चाहूँगा कि एक दूसरा कारण है, जो दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ भूल जाते हैं। वो उन्होंने दवाई ली और 1 महीने तक दवाई ली और एक भी दौरा नहीं आया, वो सोचते हम तो ठीक हो गए, या उनको काम इतना ज़्यादा था, या दवाई लाना भूल गए, या उनको मिली नहीं। तो ऐसे को भी कई बार एक डोज भी मिस करने से दौरे आ जाते। दूसरी मेन जो इम्पोर्टेंट कारण है ये। तीसरी, महिलाओं में देखा गया है कि माहवारी के टाइम ज़्यादा दौरे आते हैं, तो ये भी एक इसके लिए भी हम कुछ इलाज करते हैं। अगर आपको ऐसा होता है तो अपने चिकित्सक को बताएं, वो कोई आपको दवाई देगा, उससे आपको चांसेस हैं कि दौरे नहीं आए। और क्या देखा गया है, और ये देखा गया है कि लोग मदिरा पान करते हैं, जो शराब ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसे लोगों को भी दौरे आ जाते हैं। या जो ज़्यादा चिंता फिक्र करते हैं, ऐसे लोगों को भी दौरा आ जाता है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जो मिर्गी का रोगी है उसको दवाई टाइम से लेनी चाहिए, एक बार भी टाइम मिस नहीं होना चाहिए, और नींद प्रॉपर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर मेहंदी रता, मेरा अगला सवाल आपसे है, और मिर्गी रोग के उपचार से ही संबंधित है ये सवाल कि क्या ये इसका इलाज पूरे लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, कितनी अवधि तक इसकी दवाएं लेनी पड़ती हैं या आजीवन लेनी पड़ती हैं, इस पे थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए। जहाँ तक दौरों का उपचार का प्रश्न है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे फेब्राइल सीजर्स कहा, किसी को पहली बार नींद पूरी ना होने की वजह से हुआ, तो यहाँ मैं एक बहुत क्लियर करना चाहूँगा, एक होता है सीजर्स या फिट्स और एक होता है एपिलेप्सी। जब सीजर बार बार पड़ते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन मैडम ने पूछा था कि बुखार वाला दौरा, तो उसको एपिलेप्सी नहीं कहते, उसको बुखार वाला कहते हैं। किसी की नींद पूरी नहीं हुई, एक बार हो गया, तो उसको प्रोवोक कहते हैं। प्रोवोक मीन्स उसकी कमी की वजह से ऐसा हो। सिमिलरली अक्सर व्रत रखते हैं हम लोग, हिंदुस्तान में काफ़ी प्रथा है और लेडीज़ ज़्यादा रखती हैं ज़रा। तो सपोज फास्टिंग है आप और आपको फिट हो गया, आपका शुगर कम हो गया, या आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर लो होने से हो गया, उसको एपिलेप्सी नहीं कहते हैं। सिमिलरली कुछ बुज़ुर्गों में खान पीन कम हो जाता है, नमक की कमी हो जाती है, उससे हुआ, उसको नहीं कहते। तो उस सिचुएशन में हम दवाई ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। किसी को स्ट्रोक हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो उसमें ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देते हैं दवाई। अगर किसी को बार बार सीजर हो रहे हैं और वो एपिलेप्सी हो गई, तो उसमें दवाई डिपेंड करता है किस टाइप का दौरा है, किस उम्र में दौरा पड़ा है,
उसके अकॉर्डिंग दवाई चलती है। अब दवाई का कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल 5 साल, अक्सर 2 से 3 साल देते हैं और दौरे के हिसाब से दवाई दी जाती है। मेजॉरिटी में ये अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। 70 से 80% लोगों में किस तरह से ठीक होते हैं, अगर बीमारी जल्दी पकड़ी जाए, डॉक्टर ठीक दवाई दे, डॉक्टर पूरी दवाई दे। सबसे बड़ा सहयोग चाहिए मरीज का, मरीज दवाई सही टाइम पे ले। और जैसे बताया गया ले, कई लोगों को हम लिख देते हैं 1 महीने के बाद आना है, तो वो सोच लेते हैं कि बस दवाई 1 महीना लेनी थी, डॉक्टर ने कहा बंद कर दी, तो फिर दौरा हो जाता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, बहुत ज़रूरी हैं लेने। डॉक्टर ने 1 महीने बाद फॉलोअप के लिए बुलाया, ये नहीं कहा कि दवाई बंद कर देना। और दवाई शुरू में मैक्सिमम डोज नहीं देते, हर एक की डोज अलग होती है, हर एक की दवाई अलग होती है, दौरे के अकॉर्डिंग दवाई होती है। और 2 से 3 साल में 70-80% लोगों में कंट्रोल हो जाती है और उसको हम फिर धीरे धीरे कम कर सकते हैं। दवाई आपने अपने आप बंद नहीं करनी। इसमें जब भी किसी को अगर हो, आपके पड़ोसी में हो किसी को, आप हमारे एम्बेसडर हैं, आप हमारे राजदूत हैं, आज जाकर आप अगर किसी को होता तो इसको गांव में और में फैलाइए कि ये तकलीफ़ है, ये कोई ऊपरी बीमारी नहीं है। और इस सिचुएशन में जब दवाई देते हैं तो उसको बिल्कुल रेगुलर लेना है और छोड़ना नहीं है। अगर कुछ आपको डाउट्स होते हैं कि ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो उसमें डॉक्टर सुरेखा की हेल्प लें, डॉक्टर गूगल की हेल्प ना लें। अक्सर लोग डॉक्टर गूगल पे ज़्यादा सलाह लेते हैं देन डॉक्टर सुरेखा की लेने के, वो बहुत ख़तरनाक है। वहाँ जिसको ज़रा नॉलेज होगा गूगल पे पोस्ट कर दो, वो आ जाएगा, कुछ पैसे दे दो, फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। दैट डजंट मीन दैट्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, टेक ट्रीटमेंट रेगुलरली, अपने आप से बंद नहीं करें। और बंद करने का एक तरीका होता है, वो धीरे धीरे बंद की जाती है, क्योंकि ब्रेन की आदत पड़ गई है उस दवाई की। ब्रेन में जो फोकस है उसको सप्रेस रखना है, इसलिए और जो बताए हैं, जैसे नींद पूरा होना चाहिए, शराब नहीं पीनी है, लेट नाइट पार्टीज़ में नहीं जाना है, और फास्टिंग वगैरह, बहुत शुगर लो नहीं होना चाहिए, ये सब का प्रिकॉशन देना है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं और मेजॉरिटी में आराम से कंट्रोल हो सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब एक बहुत अहम सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर सुरेखा, आप इसका शायद हमें सही बता सकें कि ये रोग महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। आपने कहा विवाह कर सकते हैं, लेकिन क्या महिलाएं गर्भ धारण कर सकती हैं? और अगर कर सकती हैं तो फिर उन्हें प्रसव के दौरान क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, मिर्गी रोगी जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण भी कर सकती हैं और वो एक नॉर्मल जो लेडी होती है उसके जैसे ही गर्भ धारण कर सकती है। केवल कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं कि सबसे पहले तो अगर यंग लेडी है तो अपने डॉक्टर को दिखाए और वो ये देखें कि उसकी दवाइयाँ जो चल रही हैं उनमें से कोई थोड़ा बच्चे को गलत प्रभाव डालने वाली दवाइयाँ होंगी तो उनको थोड़ा रिड्यूस कर देगा, या कई लोगों की दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं तो, और या दवाई दौरे की है और उसको दौरा है भी या नहीं, ये देखना होता है। तो सबसे पहले चिकित्सक की राय लें। और एक छोटी सी गोली आती है फॉलिक एसिड की, 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड की, वो अगर हर एक जो लड़की या जो महिला है जिसको गर्भ धारण करना है उसको गर्भ धारण करने से पहले से चालू कर देनी चाहिए। उससे मरीज के बच्चे में दवाइयों का खराब असर बहुत कम हो जाता है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि महिलाओं को जैसे गर्भ धारण करती हैं तो डॉक्टर से दिखाती रहें और उनके सोनोग्राफी और इस तरह की कुछ जांचें होती हैं जिससे कि अगर कोई अनोमली होती है तो हमें मालूम चल जाती है और उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से डर लगता है उनको कि महिलाएं क्या करती हैं कि जैसे बच्चा धारण करती हैं वो सोचिए बच्चे पे खराब असर पड़ेगा, दवाइयाँ बंद कर देती हैं। तो दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए। अगर दवाइयाँ बंद करने से आपको दौरा आ जाएगा और उससे ज़्यादा खराब असर होगा, तो दवाइयाँ चालू रखनी है, डॉक्टर से राय करनी है, गर्भ धारण कर सकते हैं। उनकी भी जैसे दूसरे मरीज हैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनकी परसेंटेज अबनॉर्मैलिटी की भी बहुत छोटी मात्रा में बढ़ती है, बढ़ती नहीं ज़्यादा। और सारी दवाइयाँ अच्छी होती हैं,
एक दो दवाइयाँ थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है तो आपका चिकित्सा अपने आप उसको कम ज़्यादा कर देगा और आप कर सकते। फिर महिलाओं का ये रहता है कि बच्चे को दूध पिलाएं या नहीं पिलाएं। तो हमारा अनुभव ये है कि बच्चे को अपना दूध पिलाना जरूर चाहिए। बच्चे के स्वास्थ्य उसी से डिपेंड करता है, और जो दवाई लेती हैं उनकी मात्रा दूध में इतनी कम होती है कि बच्चे को नुकसान नहीं देगी। तो दवाई जरूर लें, और ये है कि जो महिलाएं हैं उनको एक योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए और अपनी डिलीवरी एक अच्छे अस्पताल में करानी चाहिए जहां पर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लिएंडर पायस जी का डाउट है कि उनको थी, ऐसे जॉन्टी रॉड जो क्रिकेट के प्लेयर हैं उनको थी, तो बिल्कुल देखिए कितना एक्सेल करे अपनी लाइफ में। विंसेंट वान गॉग एक आर्टिस्ट हैं, उनको थी। चार्ल्स डिकन के नॉवेल्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, चार्ल्स डिकन के, तो उनको थी। तो वो अब बिल्कुल एब्सोल्युटली सामान्य जीवन जी सकते हैं, और कईयों का तो इंटेलिजेंस रूटीन से भी अच्छा रहा है उसमें। तो आप बिल्कुल सामान्य जीवन जिए, बस डॉक्टर की हिदायतों पे ध्यान रखें और दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें। अपने आप से चेंज नहीं कुछ करना जब तक डॉक्टर ना कहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो मिर्गी रोगी है उसकी व्हीकल चलाना या नहीं चलाना, अभी इसके बारे में डिबेट है, और हमारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इसके लिए लाइसेंस नहीं देती, इसलिए अपने को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। उसको व्हीकल नहीं चलाना चाहिए दोहराएं अभी तक। मैंने वैसे कोशिश की है कि आप सबकी तरफ से जितने भी सवाल मेरे मन में आए या आपके मन में आ सकते थे उन्हें हमारे विशेषज्ञों से पूछा है। फिर भी अगर हमारे दर्शकों में कोई भी किसी प्रकार का सवाल, खासतौर पे हमारे जो यहाँ पर पेशेंट्स आए हैं उनके या उनके परिवारजन के मन में हो, तो वो भी पूछ सकते हैं हमारे दोनों विशेषज्ञों से। महात्मा गांधी अस्पताल में मिर्गी रोगियों के लिए सुना कोई विशेष दिन है, और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और उस पर्टिकुलर उस दिन के लिए यहाँ पर क्या क्या इंतजामात हैं, और यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं रहती है, और मिर्गी रोगियों के लिए इस अस्पताल में क्या इलाज यहाँ पर संभव है, और है तो कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी जांचें यहाँ पर विस्तार से आप बताइए, कौन कौन सी जांचें यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, महात्मा गांधी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग काम कर रहा है, जहाँ पर 4 कंसल्टेंट्स हैं और रेजिडेंट्स हैं। एपिलेप्सी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी क्लिनिक चलती है, जिसके जरिए हम एपिलेप्सी के मरीजों को हर प्रत्येक शुक्रवार को हमारे यहाँ फ्री एपिलेप्सी क्लिनिक होती है, जिसमें जितने भी मरीज हमारे आप लोग सब हैं ही, कि जिनको हम देखते हैं और जिनको पूरे महीने की दवाई पिछले 8 साल से हम दे रहे हैं। हमारे जो एंटरप्रेन्योर, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं सुनीता साहब, उनसे मैंने एक बार कहा और उन्होंने सब रजामंदी दी, और आज 8 साल हो गए। सैकड़ों मरीज हर फ्राइडे को हमारे पास आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और सबको हम पूरे महीने की दवाई फ्री देते हैं। एक दूसरी बात, हम एक गुलाबपुरा नाम का और चूरू में 2 जगह हम काम करते हैं, जहाँ पे फ्री एपिलेप्सी कैंप हर महीने हम लगाते हैं, और वहाँ पे हम सभी मरीजों को फ्री कंसल्टेशन, फ्री दवाई देते हैं। इसी तरीके से हमारे एपिलेप्सी प्रेगनेंसी रजिस्ट्री कायम है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में शायद कुछ अस्पतालों में होगी, और वहाँ पर महिलाएं जो रोगी जो धारण करती हैं और प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, वो हमारे रजिस्टर हो जाती हैं, और उनका और उनके बच्चों का हम पूरा एक हमारी रजिस्ट्री है, हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ भी उसमें हेल्प करते हैं। तो ये हम करते हैं, और हमारे पास एपिलेप्सी में अगर दौरे पड़ जाएं तो इमरजेंसी 24 घंटे है, ICUs है, सब कुछ हम कर सकते हैं। इस तरह से मिर्गी रोग की सर्जरी भी हमारे यहाँ चालू है, और अब वृहद रूप से, ज़्यादा रूप से अब उसके अंदर वर्कअप चालू हो गया है, और मैं सोचता हूँ कि कुछ ही दिनों में ये संस्थान भी एपिलेप्सी सर्जरी के लिए भी जाना जाएगा। हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BS शर्मा साहब, सर्जन, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आए हुए सर्जन हैं, और उनकी देख रेख में ये कार्य हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जब बीमारी हो जाती है उसमें कुछ अंतर आता है क्या राइटिंग में? ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या लेखनी पर भी कोई प्रभाव पड़ता है मिर्गी रोग से? नहीं पड़ता, कोई ऐसा अभी तक साइंस ने ऐसा नहीं दिखाया है कि इस पे कोई इफेक्ट हो सकता है।
आप बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल की तरह, एक राइटर की तरह, या एक आप कुछ भी लेख लिखते हैं तो आप बिना झिझक के लिख सकते हैं। है कि वो लोग काफ़ी हंसने लग जाते हैं या उनका जो आईक्यू है जो वो काफ़ी लो हो जाता है। तो सर क्या ये एपिलेप्सी की वजह से होता है या फिर जो पेशेंट मेंटली रिटार्ड होते हैं उनमें एपिलेप्सी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, एक जो एपिलेप्सी है मानसिक रोग है, तो ये जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं या जिनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई बचपन के टाइम में या चोट लग गई उससे उनके ब्रेन का वो हिस्सा खराब हो गया, तो ऐसे लोग थोड़े मंदबुद्धि हो जाते हैं। लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि दौरे की वजह से या एपिलेप्सी की वजह से मरीज मंदबुद्धि हो जाता है। आपने जो डॉक्टर मेहंदी रत्ता साहब ने भी बताया, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, कितने बड़े बड़े रोनाल्डो जो कि रग्बी का इतना बढ़िया प्लेयर है, या जॉन्टी रोड्स, तो ये सब, या चार्ल्स डिकन या एलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ऐसे बहुत। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे आईएएस अफसर और बहुत सारे जजेज सब हैं जिनके की बीमारी हो जाती है। आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, तो आप उतने इंटेलिजेंट हो। मैं अपने मरीज को ही कहता हूँ कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, सब कुछ बन सकता है। तो मिर्गी रोग अगर कंट्रोल रहता है तो कोई चिंता नहीं, अगर कंट्रोल नहीं रहता तो बार बार अगर दौरे पड़ते हैं तो थोड़ा दूंगा, वरना नहीं। जनता को फिट्स हो सकते हैं, जैसे फेब्राइल सीजर पूछा था तो बच्चों में लगभग 5% में होते हैं, पर बड़े होते होते 1% में होते हैं। तो अगर हम इंडिया का लें तो 1,40,00,000 के लगभग लोग होंगे जिनको कि एपिलेप्सी है, और सारे अगर पूरे संसार को देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ को है, तो 20% तो इंडिया में पेशेंट्स हैं। अगर आप दिल्ली का करें तो लगभग 2 लाख लोग दिल्ली में होंगे जिनको एपिलेप्सी है। कुछ स्टडी हुई हैं कि भाई ये गांव में ज़्यादा होती है या शहरों में ज़्यादा होती है, वो वेरिएबल रिपोर्ट्स हैं, उससे हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे जी। पर लगभग 1% लोगों में, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हों, बड़े हों, 1% लोगों को होता है। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 2 स्टडीज हुई हैं। एक तो चूरू में की है मैंने, उसमें 3/1000, एक जयपुर में की है जिसमें 1.2 का रेशियो आया था, तो 1 से 1.5 मान लीजिए प्रति हजार। बहुत कम है। स्विमिंग, तैरने से कंट्रोल है तो आपको स्विमिंग से मना नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ करना है कोच की सुपरविजन में। कोच आपसे ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इन केस आपको हो जाता है, वैसे भी रखते हैं ना, सबको कहते हैं कि कोच बैठा रहता है, नॉर्मल आदमी भी होता है तब, पर जिस किसी को अगर दौरा है तो कोच को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इन केस कुछ आपको होश नहीं रहा, ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। अदरवाइज स्विमिंग में बिल्कुल भी रोक नहीं है, पर स्विमिंग का स्विमिंग पूल में, नदी या समुंदर में नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस पेशेंट को बार बार दौरे आ रहे लगातार, और जो गांव में रहता है तो उससे हॉस्पिटल दूरी पे है, तो हमें लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, तो हमें क्या क्या चीज़ ऐसी है उसको अस्पताल तक जाए तब तक उसको ध्यान रखें। ये प्राथमिक उपचार की बात कर रहे हैं सर कि जब तक कि अस्पताल पहुंचा सके। गांव से शहर आपको आने अभी में बड़ी डिटेल्स में हमने बताया कि अगर मरीज को दौरा पड़ जाए तो उसको उसके कपड़े ढीले करने हैं, पास में नुकीली चीजें हटानी है, मुंह में झाग हटाने हैं, और उसमें पानी नहीं डालना, जूता नहीं सुंघाना। ये सब आपको जरूरी नहीं है हर मरीज के लिए अस्पताल भागना है। केवल उन्हीं दौरों में जो कि 5 मिनट से ज्यादा चले और होश नहीं आए उनमें। स्विमिंग के बारे में मेरा जो अनुभव है और जो मैं जो अपने मरीजों को कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ स्विमिंग अलाउड नहीं है। मैं बच्चों को ये कहता हूँ स्विमिंग अलाउड नहीं, केवल उन्हीं को अलाउड है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोच सामने खड़ा है तो ही अलाउड है। तो इसलिए बाय एंड लार्ज मैं उसको कहता हूँ कुएं के अंदर मत उतरिए, तालाब में मत जाइए, और स्कूल में जाए तो स्कूल में आपका जो कोच है, टीचर को मालूम होना चाहिए कि आपको जाना। ड्राइविंग
ड्राइविंग के लिए तो मैंने आपको बताया नॉर्मली ड्राइविंग अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ विदेशों में जगह में कई अलग अलग रूल्स हैं। ऐसा कहते हैं कि 6 महीने या 1 साल तक दौरा नहीं आए और आप पब्लिक व्हीकल नहीं चलाएं और आपके साथ में कोई बैठा हो और जिसको कि रात को ही दौरा आते हैं वो दिन में चला सकते हैं। ऐसे कुछ अवस्थाओं में हम रिलैक्स करते हैं, लेकिन लीगली इंडिया में अलाउड नहीं है। क्या सर ये जो जेनेटिक भी हो सकता है क्या, जैसे पेरेंट्स से? देखिए ये आप अनुवांशिक की बात कर रहे हैं सर? ज़्यादातर जो टाइप के दौरे हैं वो हेरिडिटरी नहीं होते हैं। लगभग 3% लोगों में ये अनुवांशिक हो सकता है। अगर किसी माँ बाप के 32 बच्चे हैं, जो अनलाइकली है आजकल के टाइम में, तो उसमें एक को हो सकता है। 30-32 बच्चों में से एक को होगा। तो ये बाय एंड लार्ज जो धारणा है कि ये हेरिडिटरी हो सकता है या एक दूसरे के साथ बात करने से हो सकता है या खाने पीने से हो सकता है या छूत की बीमारी है, वो सही नहीं है। कुछ टाइप की हैं जो अनुवांशिक हो सकती है, बाकी को हम इडियोपैथिक कहते हैं, जिसमें अभी तक कारण नहीं पता किस वजह से होता है। ठीक है, जेनेटिक्स बहुत कम रेशो है, बहुत कम रेशो। कुछ मतलब होते हैं, मतलब कि नहीं छुआ के लिए कह रहा, मतलब छुआदा को लेकर नहीं बोल रहा, मतलब मेरे सिस्टर के साथ चल रहा है, लेकिन थोड़ी सा मतलब काफी साल से मेरे को हो गया। आपके यहाँ से पूछते हैं घर में किसी को बीमारी है नहीं है, किस कारण हो सकता है सर ये? देखिए आपने जो कहा कि आपके और आपके बहन को है, तो इसमें ये देखा गया है कि हर बीमारी कुछ अनुवांशिक होती है। जनरल बीमारी डायबिटीज है, बाकी सब बीमारियां भी ऐसी हैं जो कि काफी आपकी ये जो बीमारी है इसका नॉर्मल जो परसेंटेज है वो 1 से 2% अनुवांशिक है। कोई की बीमारी नहीं हो तो भी उसके बच्चे के दौरा आ सकता है। तो जिनके माता पिता को होता है उनके थोड़ी सी रेशियो बढ़ जाती है। अगर माँ को अकेले को है तो थोड़ी कम रेशियो बढ़ती है, माँ बाप को दोनों को हो तो थोड़ी ज़्यादा। इसलिए घबराने की बात नहीं है तो थोड़ी बहुत जेनेटिक इफेक्ट है, लेकिन सब में नहीं है, बहुत कम मात्रा में है जिसमें कि ऐसा इफेक्ट होता है। भैया आप बताएंगे कि आपको और आपकी बहन को एक से दौरे पड़ते हैं, एक ही तरह की तकलीफ है? नहीं सर, एक्चुअली वैसे नहीं पढ़ते। नहीं, उनको और आपकी एक सी तकलीफ है या डिफरेंट है? नहीं सेम ही है सर। सेम है। तो क्या डायग्नोसिस दिया? जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी? सर एक्चुअली वो रहती है यहाँ पे। नहीं, वो क्या बड़े दौरे और ऐसे झटके वाले दौरे पड़ते हैं? जी। आपको भी सुबह कच्ची नींद से कोई उठा दे तो झटके पड़ते हैं? ऐसे नहीं, कभी बार बहुत पड़ता है, आज मेरे को 4 साल हो गए करीबन आए हाँ। हुए तो एक वैरायटी होती है। हमने एक बहुत बड़ी स्टडी भी रिपोर्ट करी है 103 फैमिलीज की, तो उसको जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। तो उस सिचुएशन में बहन भाई में या आपस में सिबलिंग्स को ऐसा हो सकता है, पर उसको बिनाइन कहा जाता है। बिनाइन का मतलब बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाती है दवाइयों से और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। फीवर चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे कोई मतलब दिक्कत? हाँ, फीवर और ये इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। वो प्रेसिपिटेंट होते हैं, वो एग्रावेट करते हैं, उनको पहले ही ध्यान देना कि बुखार बढ़े नहीं। अक्सर बुखार जब शुरू होता है उस पर नहीं होता, बुखार चढ़ने लगता है तब दौरा होता है, तो उसका ध्यान रखें। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबके बहुत सारे इस रोग से जुड़े हुए सवालों को, इससे जुड़े हुए तथ्यों को आप तक पहुंचा सकें। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो हमें संदेश मिला है वो ये है कि इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है। हमको चिकित्सक के निरंतर परामर्श लेना ज़रूरी है और थोड़ी सी सावधानी से एक मिर्गी रोगी भी साधारण जीवन जी सकता है। मैं हमारे दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी दवाई लेंगे तो वहाँ भीड़ नहीं लगेगी, अदरवाइज आपको थोड़ी तकलीफ होगी। और इस कार्य के लिए आप लोगों ने हमें इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इस टॉक से लाभान्वित हुए होंगे
और अगर फिर भी आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कभी भी आके बात करें। हम डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये दिल्ली से इसी कार्य के लिए आए हैं और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उनसे हमें बहुत लाभ होगा। तो इंटरनेशनल संस्था है, उनको मैं आपके बारे में फोटो या अगर कुछ वीडियो होगी या स्नैपशॉट होंगे, छोटे छोटे स्नैपशॉट, तो मैं उनको भेजना चाहूँगा कि यहाँ लोग इतना जागरूक होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। थैंक यू। मैं हमारी प्रोफेसर हैं डॉक्टर बुशरा, शी इज प्रोफेसर एंड शी डज, इन्होंने आपके लिए हमारे छोटे से नोटिस पर स्वीकार किया कि इसको कंडक्ट करें, तो मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पेशेंट सोहेल लेकिन जो है 2 दिन पहले मॉर्निंग में आए मेडिसिन पकड़ नादान ये बड़ा बुखार में थोड़ा बट दवाई नहीं छोड़नी है, बुखार इतना जाने आधा घंटे का डिफरेंस चलता है, 7 से 7:30 का चलेगा। सुबह ऐसा नहीं कि 7 के 9 बजे ठीक है, महीने की लिखती है दवाई। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. On behalf of Department of Neurology, Mahatma Gandhi Hospital, myself, Dr. Ira, it is my great honor to welcome you all for the CME on the occasion of celebration of International Epilepsy Day, which is being celebrated on second Monday of February every year. International Epilepsy Day is an opportunity to raise awareness of epilepsy, what it is, how it can be treated, and what is needed to bring treatment to all people who need it. As the incidence of epilepsy is rising, it is our responsibility as professionals to know recent advances and development in the management of epilepsy. Department of Neurology at Mahatma Gandhi Hospital is providing comprehensive epilepsy care services. It provides free epilepsy clinic every Friday. All the patients of epilepsy are treated for free and is given free medication for full month since last 8 years. It is also providing pregnancy and epilepsy registry facility for pregnant women who have epilepsy. This registry is one of its own kind in North India. Now, I would like to request our esteemed Chief Guest Emeritus Chairperson Professor Dr. M.L. Swaramkar sir to take the dais, and also Dr. Manmohan Mehndiratta sir, Professor Dr. B.S. Sharma sir, Professor Dr. G.M. Saxena sir, to Vice Chancellor Mahatma Gandhi University. As is customary, we would like to extend our flowery welcome to our guests. I would request Professor Dr. R.K. Surika sir to present a bouquet to Professor Dr. M.L. Swaramkar sir. I would request Dr. Gaurav Goyal sir to present bouquet to Professor Dr. G.M. Saxena sir. I would request our chief guest and our guest on the dais for lamp lighting ceremony.
our speaker Professor Dr. Manmohan Mehndiratta sir to the audience. Respected Chief Guest of the day, Shri M.L. Swankar Sahab, our Honorable Chairperson, Dr. Professor Manmohan Mehndiratta Sahab, our Speaker for the day, Dr. B.S. Sharma Sahab, Dr. G.N. Saxena Sahab, Dr. R.C. Gupta Sahab, and all my other colleagues and student friends. Today we are celebrating International Epilepsy Day, which is 13th February or the first Monday of the February month. And the basic aim of this day is to spread awareness about various myths of epilepsy. And as today the theme which I have decided for this at our institution is treat epilepsy and prevent epilepsy. So this is what the theme on which we'll be working on in this year to come for the welfare of the patients. Today we are very fortunate to have a very learned speaker with us, Professor Manmohan Mehndiratta, who is currently the Senior Director and Senior Consultant Department of Neurology, B.L. Kapoor Hospital, Max Hospital, Center of Neurosciences. He is the ex-director, Professor JIPMER, or DP Pant as you know, and Janakpuri Super Specialty Hospital, New Delhi. He is, as people from neurology and neurosurgery would be knowing, that he has got a lot of publications. He has got 250 publications in peer-reviewed journals, national and international, and he's got more than 60 chapters in various books of neurology, and is the editor-in-chief of International Current Journal of Epilepsy. And he has published more than 3 Cochrane reviews. Then there's a whole list of his achievements, which I have concised, and probably he's the honorary member of Japanese Neurological Society and Sri Lankan Society. He has recently been given the Lifetime Achievement Award by Delhi Neurological Society, and he is an ambassador of epilepsy. The REAR by AID and IB has been awarded, and he has also been awarded by Delhi with the prestigious award. Then he is Indian Stroke Association President Oration in 2012, and he's got multiple orations and recognitions. A.P. Baker Teachers Recognition Award of American Academy, then Donald M. Advocacy Award and Advocate of American Academy of Neurology, and late Pandit Radhakrishnan Memorial Award. And then he heads as president many of these Society of Neurosonology, Asia Pacific Society, Indian Stroke Association, Indian Academy of Neurology, and is Secretary of General Asia Pacific Stroke Organization, and is Board of Directors of World Stroke Organization. So with this brief introduction of Professor Manmohan Mehndiratta, I feel pleasure from the Department of Neurology and Mahatma Gandhi Medical College, and you would like to invite him for his guest lecture. Thank you. Dr. Surekha for the kind introduction, and I am humbled by the introduction. Respected Chairman Sir, and very dear colleagues, distinguished faculty in the institution, residents, postgraduate, postdoctoral, and at the outset, we like to express my gratitude to the Institute. This is my second visit to the Institute, and I always love to be here. And I had great experience last time also, and this time also. In the daytime, we did International Epilepsy Program for people with epilepsy and their caregiver. We don't call them patients, we call them people to equalize. And again, very grateful to the Chairman, sir, for inviting me to come here. And I will
be presenting what is required to this audience. I will not be presenting hi-fi things which I will do in a neurology or neurosurgery meet. So this will be very practical approach. And I will also tell you that my journey through neurology and epilepsy, why? Because I'm duty bound to tell you about being the president of Indian Epilepsy Society, what this society has done so far. And I'm also immediate past president of Indian Epilepsy Association and vice president of International Bureau for Epilepsy Southeast Asia. From that, it's my responsibility to specially look after the interest of people with epilepsy and their caregivers. Thank you so much, sir, for kindly inviting me. I'm obliged. It will be clinical and video-based approach to epilepsy across age groups. I know there are friends from anesthesia as soon as I was introduced. Then there are from medicine. Dr. D.S. Sharma is my very dear senior colleague in neurosurgery and medicine and so many others and students. So everybody should understand this. This will not be highly sophisticated, but very clinical approach. And it will be like it's from bench to bedside. That approach I always love to present. Epilepsy is a disease, not a curse, and is treatable. This was the message in the morning. For people with epilepsy, these talks are given in Jammu and from remote COVID time. So I bring greetings from this institute which I have joined only 2 years back. I'm a new kid on the block in the private sector. I worked throughout in government sector in various positions. So I bring greetings from this one of the largest healthcare probably in the country. Before I proceed, I'll request, I put my phone on the vibration mode, so I'll request everyone to put it on the vibration mode. So I'll just tell you about my journey. I started in 1983 from G.B. Pant Hospital, and I will not read each and everything. Now there are around 100,000 citations, and main proud I am of publishing 3 Cochrane reviews. That's like 3 dissertations or thesis, what you do in post-graduation. And I've published Pulmonary Cases in Stroke, 3,000 copies subscribed, 2nd edition in progress. And 1,500 MCQ for postgraduate and postdoctoral. Yes, there are a lot of students for the entrance and pass out both. It has a DVD, it has a question, the answer, and the latest references. So I'll just quickly go through it. These are some of the credentials. Now in our country, AED development, that is anti-epileptic drug. Now this is not called anti-epileptic drug. What we give for seizures. These are called anti-seizure medication. And do I have a project pointer? So you can see from 1857 bromide, primarily used in the gynecology department, status epilepticus. And then came the journey of first line drug, second line drug, and then comes the 3rd generation, what is the current 3rd generations are available. I'll show 2 more which have come recently. Now these are the new kids on the block, Perampanel and Brivaracetam, but to be used judiciously. Not that somebody comes, introduces, says this is the new product, very good product, safe. You have to first have a feel of that, test that, touch it, and then give to the patient. They should not be on the receiving end when you prescribe any, or let me say myself, I'll take my example, that they should not be on receiving end. Then comes, these are the various, now anti-seizure medicine through the years. You can see now there are various stages. I always have been calling 2nd generation and 3rd generation, but question is when Indians talk, it may not be accepted in the West. But now they are also talking about 2nd generation and 3rd generation. Now almost all the medicine, more than 22 are available in India. And we can take the pride that these are so economical compared to the West.
2 or 3 medications which are yet to come to India. It will come, I think, by next year. Cenobamate and cannabinoids. Now, earlier we used to say cannabis. Why people take cannabis? But now role of cannabinoid is coming in the field of epilepsy. This is cenobamate. Cenobamate comes by 2 names, Excorpi, Copri and Ontosine. This is still not available in India, but a very good drug. Like we said, valproate now. Valproate has gone into disrepute. So these drugs are broad spectrum and may be useful in each and every condition. And then cannabidiol has got specific indication. Now, these things are becoming so popular. Look at this. I think this is going on. This is next week, 15 to 16 February 2023. 2023. There's a International Congress on Cannabinoids in London. Today is 13th, 2 days later, this meeting is being held. So the importance of these products. Surekha will like this because I have put it in Hindi. So, सही इलाज से मिर्गी रोग से निजात संभव, ये 11 फरवरी 2020 का है, in which we did program with experts from Japan and people from Japan. Problems are almost same, language is different. They also have same problems. We discussed and they were so happy to interact. People with epilepsy from Japan and people with epilepsy. Then when I was the director of my institute in Janakpuri, there we had this interaction and they were so excited to know that there are shared problems, there are common problems. Then I will just pass through these. I just giving now. How common is epilepsy? Epilepsy constitutes 7.9% of all the diseases, neurological diseases, because of which there is a disability. Epilepsy ranked 4th amongst neurological disorders in terms of DALI, disability adjusted loss of years. This is the journal, and if you have related to epilepsy, do publish. This was just close to the PubMed classification. Now, why I am showing this? Atlas Award for International Journal Epilepsy, June 2015. We contributed an article on mobile application in epilepsy. These were the authors. This is by Elsevier. They're not a small publisher. Out of 225,000, 2,25,000 articles में से इस article को best award मिला called Atlas Award. Because this is the era of application of mobile devices, not only mobile phone, in most of the diseases, including epilepsy. Now, the Indian Epilepsy Society, when I was Secretary General for 2 terms and then President-elect and President, we have brought out conventional anti-epileptic drugs and Indian consensus. These are available on the website. Because today you can go through it, and tomorrow if any difficulty, you can refer to this position statement or consensus document. Phenobarbital. So I always believed in quality. Who reviewed? The president of the International League Against Epilepsy. And this Patrick Kwan is the world authority on uncontrolled epilepsy. He was in Hong Kong, now works in Australia. And 2 Indian authors. Similarly, Indian Epilepsy Society Valproate guideline. He is considered to be father of Valproate, Emilio Perucca from Italy, and Lim Shui from Singapore. So they reviewed, and after that the consensus document came. Similarly, fosphenytoin. Then here the forward, these are the difficult cases. Day to day you may be stuck in medicine, in surgery, in neurology. President of World Stroke Organization and President-elect of World Stroke Organization. And this is the book. This is available on Amazon, and there is a DVD. Beauty of this is DVD, and these are procedure-driven. What is cath? How is it done? What are ECG? What is echo? How is it done? The various videos are there. Can be helpful. Like I show you some example. This is from our lab, from Gastro Lab. A lady who had anemia, not recovering. So, hookworm in the duodenum.
which was removed by endoscopy and anemia improved. So that's what I said. These are practical touch which we try to give. Now seizure type for this gathering, we should know focal when they are one-sided, generalized onset, unknown onset. Then epilepsy types, focal, generalized, combined focal to generalized and unknown. Or there are certain syndromes like juvenile myoclonic epilepsy in adolescent age group. Now causes, things have changed. There are a lot of noise about genetics. The moment you talk of genetics, there may be broken families in our country. So we have to be extra careful while talking about genetics in epilepsy. But structural we know, most of you must have seen what? Cysticercosis, tuberculoma, tumor, these are structural lesions. Then infectious again like here tubercular or cysticercosis, metabolic like hyponatremia, hypoglycemia, immune mediated. The MD, medicine residents and neurology must remember any acute onset illness coming neuropsychiatric, you have to think of autoimmune encephalitis. It's a treatable condition. It is a diagnosable condition. Only thing is, maybe biomarkers may not be available in some cities, but this is easily diagnosable. And very rewarding if you treat. Now for epilepsy, history is the most important. I always say, we all talk of artificial intelligence. I don't talk. I'm very advanced in artificial intelligence, but first is we have to apply our natural intelligence. That history details to be inquired from all possible sources. Personal observation is very useful, and similarly video capture of the event is very useful. We have just done International League Against Epilepsy modules, in which we have highlighted video capture is very important. There is no substitute. For a good history, MRI will not take tablets or capsule. Ultimately, it's the human being which has to take the medicine. So you have to give a good diagnosis. Observation of the seizures can be very rewarding. Carefully selected investigation can be helpful. Mind the word I have written, carefully selected. Not that patient has seizure, ask bring EEG and MRI. Then we have not done our job. We have not performed our responsibility. So always apply artificial intelligence after the natural intelligence. This I have already shown. A new molecule will soon be available in the country. Look at this sound. All the four stages you saw, the first was like aura, there was a tonic seizure, now there will be clonic seizure. This is a Swiss mice. One of my PhD students did in Jamia, and now she is in New Zealand. Look at this. This is a clonic seizure. 4 stages of generalized tonic-clonic seizure, Lamartine model in Swiss albino mice. And after that, you will see the mice will keep on falling here and there. This is post-ictal confusion, and this is the post-ictal phenomena. And what are the medications? First are tested in animals. No drug comes to the market without stage 0 experimentation. There are pentylene tetrazole models. There is a hind limb extension model, focal seizure versus generalized. Look at this girl. There may be some pediatrician colleagues. This is 3 Hz spike and wave discharge, bedside hyperventilation. Simple job. You have to just see, this is some nodding of the head with loss of awareness, but only few seconds. You will see, suddenly she will come back. She's coming back. You see, acute onset, acute termination, few seconds. Before that EEG is normal, after that is normal. Patient is not confused, is abscesses. Because treatment line is very different, abscesses versus complex partial seizure. Now this is a model which suggests focal seizures arising from here. Left side, this will be right side. This is a generalized, which is like becoming secondary generalization. So that depends on from where the focus is arising. Yeah, look at this video. Pediatric friends. Anybody from any resident from pediatrics? Let it be interactive session. This is a typical infantile spasm, flexor spasm. I am sure you must have visited some Arabian countries or United Arab Emirates. They do salam like this.
So these are called salam attacks. It's as if the child is adopting that position. And after that, this EEG. Some of you must have heard the term called hypsarrhythmia. Hypsarrhythmia means high, lofty, mountainous discharges. Discharges are very high. This is during sleep, this is not awake. So, and the background is totally distorted. So this is classical of hypsarrhythmia. This is the electroclinical syndrome. Absence is also electroclinical syndrome. EEG is mandatory. Here also it's mandatory. In some situation EEG may not be mandatory. So accordingly treatment to be given are like valproate, ACTH or steroids to be given. Then I will show you other. 90% are flexor spasm. In this, look at the posture, and this baby is also like that baby, but look at it's going in extension. Extension, like with arm, with open arm, you welcome somebody with happiness. So this is a extensor spasm. These are difficult to treat compared to the flexor spasm. There are myoclonic epilepsy with poor prognosis. I'll show you two types. These are most are my personal cases. Some are from International Library. Baby is very jovial and then has sudden myoclonic jerk. This also, both the children had myoclonic jerks. I'll show you next the EEGs. This is slow spike wave discharges. This is 1 second is from here to here. There are actually normally gold lines from, you can see from here to here. This is 1 second. So these are 2 to 2.5 hertz per second. This is suggestive of Lennox-Gastaut syndrome, and which may comprise of myoclonic jerks, atonic jerks, absence seizures, and again we have to protect the child and treat with drugs like sodium valproate, clobazam, etc. Now these are the two children with different prognosis, different type of seizures. Child is in altered sensorium, and there are polyspike and wave discharges. While here there are Radermacher complexes or SSP, which is becoming uncommon in our country, but we still happen to see these discharges. So one is progressive myoclonic epilepsy, the first one. This is again an electroclinical syndrome, and this is a SSP. The treatment again, if myoclonic jerks, valproate is first. In absence, second is ethosuximide. But in progressive myoclonic epilepsy, there are other number of drugs, newer ones which have come, lamotrigine, levetiracetam, etc. But first two, valproate and clobazam. Sorry, this is scary. So please, this may hurt our seeing this the sudden head jerk, and this is scary. So this is again a case of Lennox-Gastaut syndrome, difficult. So what does this child need? Not only medicine, not only anti-seizure medicine, but also a helmet. Not that helmet while driving, but helmet all the time at home. A soft helmet, very important, protective. So this is another same, I will not run this. This is. Now, this I will show you sometime even in the hand of expert, and I also had difficulty. This is around 2006 video. So we had to ask the history from mother. So what did mother say? I will show you here. और इसे उस दौरान ये भी पता रहता है कि मैं कहाँ हूँ, पता रहता है, मतलब होश रहती है। उसके हाथ में सामान है वो नहीं गिरता इसके। सामान ऐसे ट्रे पकड़ी तो पकड़ी। लगातार पकड़ रहती है और इतनी तक सेंस रहती है इसे, अगर इसका छोटा भाई इसे गाल पे चाटा मार देता है उस दौरान, तो वो ये बता देती है कि मैंने चाटा मारा है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने मारा। किसने मारा? मतलब पार्शियल लॉस। लगभग 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट इज टू लॉन्ग। एकदम ठीक हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होता है। बस लगभग 1 मिनट रहता है, फिर एकदम ठीक हो जाता है। एकदम मीन लाइक एब्सेंसेस। उसके बाद कंफ्यूज तो नहीं होती, जो बात पूछते हैं वो बता देते हैं, लेकिन उस 1 मिनट के दौरान का कुछ नहीं बता पाता। कितने अटैक होते हैं? लगभग आधा घंटे में पड़ जाता है। तो आधे घंटे में मीन्स 25-30 दिन में एटलीस्ट। एक दिन में
40-50 तो पड़ 40-50 पड़ जाते हैं. So why it is important now? Very important to see the patient. This was bedside hyperventilation. These are 2 children of hyperventilation, and that's our Valpert-induced surface tremor remogram which we published. Deep hyperventilation, bedside, 3 minutes, can be very rewarding. You will see lost. That child is lost, this child will get lost, and bend on one side. See, now immediately all right. Now this one will have a tilt to the right slightly, which can happen, chronic portion, some eye blinking, which can happen, and then she will recover. And I'll show in this the EG also, just I want to show that. Now look at that, child deviation of the eyes to the right side, then become all right. And then there is this is analog EG, please excuse me, old one, 3 Hz spike and wave discharge. We had like this to do. At that time we didn't have automated cameras. Now how to differentiate, because line of treatment is very different. Here it is ethosuximide or valproate, and if you give these, this will precipitate these attacks. So abscesses, usually in younger children, that any age, or are none common, duration 10 to 15 seconds. Mother said 1 minute, she said, because this duration looks very long. So this was only few seconds, average 90 seconds. Frequency may be even up to 100 to 200 per day. She said 40 to 50 variable, but it's not many per day. Automatism bilateral, if at all unilateral. Occipital phase none present. Here they recovered very fast. Hyperventilation induces, usually not. EEG generalized 3 Hz spike wave discharges, focal epileptiform discharges, and line of treatment is very different. These are not from any book. I one day sat and made this slide. So these are classical 3 Hz. This is analog EEG, which was there. Now there are digital EEGs available. Another record. Now this I am coming to focal discharges here. Again, if there are pediatric friends here, look at this focal discharge in the central region of the head, called benign epileptiform discharges of childhood, or called BACT, Rolandic epilepsy. See, this is arising from here, then becoming generalized. Now this 103 subject family we published in a good journal called Caesar, and this is one of the family chart in which the index case 2, I'm sorry, JME here, brother had JME, juvenile myoclonic epilepsy. When we inquired, younger sister had febrile seizures, myoclonic jerk, febrile 1 year of age, myoclonic jerk 12 years of age, generalized tonic-clonic at 18 years of age. This was 21 years. So then there are polyspike and wave discharges suggestive of JME. Valproate is the drug of choice, but not to be given in adolescent girls, not to be given. I have not used for 15 years in adolescent girls because it has a lot of cosmetic effects. Teratogenic effect because they are reproductive age group. So not to be given, so these days we use levetiracetam or lamotrigine along with the preconceptional stage, then we give folic acid. Normally it's required 0.4 milligram, but in India tablet available is 5 milligrams, so we give 5 milligrams. Now these are mitochondrial encephalopathy, often a missed entity. So this child went into ventilatory assistance, and there are colleagues from anesthesia. Then we could take out of the ventilator, right? Because we suspected this very fast. Now what was this case? Again of interest to pediatric colleagues. Athar was diagnosed as rheumatic coli and sent to us from referral from Lok Nayak Hospital to GB Pant Hospital. When I saw, I said, it's a progressive chorea. Though it's more on one side, it can't be rheumatic. Rheumatic is one-time disease, but it was progressive. And when we did, his plasma lactate was high. Plasma lactate was high. Now, unfortunately, this patient was put on valproate. And then patient went into encephalopathy. He turned out to be Merck. We did the biopsy.
So mitochondrial encephalopathy with ragged red fibers, and this we could avoid. We have to avoid phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, and valproate in these children. Now, this CT scan was reported almost as normal. But when I was writing things on cortical dysplasia those days, and this is nothing, you see, corpus callosum normally is midline. Just adhere to it. For neurologists and neurosurgeon colleagues like Dr. Sharma and Dr. Surekha, it will not be difficult. But this is corpus callosum agenesis, and the patient had uncontrolled epilepsy. These are wide apart. You can see here, like bull's-horn, they are wide apart. So this is corpus callosum agenesis with colpocephaly. Now both images may look similar, but diagnostic labels are very different. I'll not name. This was reported as cerebral hemiatrophy in our radiology department in GV1. So look at this. This is cerebral hemiatrophy. There is a hydrocephalus ex vector, what we call on this side. But look at this side. Its ventricle is large. This side is also large. This left side, this right side. Somebody may think it's cerebral hemiatrophy, but where is the hemiatrophy? There is no hemiatrophy here. If you see carefully, measure biparietal from here to here and here to here, this side diameter is more. So this is nothing else. Patient had uncontrolled epilepsy. This is a hemimegalencephaly. Hemi means half brain is larger in size, not in smaller in size. So this was hemimegalencephaly, and proper label is very important. Now look at this. If you can find out, very good. If not, we'll discuss. You see there are no sulci. You saw previous MRI. Look at the sulci. There are sulci here, all white narratives. There are sulci here, there are sulci here. But on this side, in this, there are no sulci. Look at this, hardly any sulci and hardly any indentation. This looks a figure of 8. Figure of 8. So this was bald brain. No indentation, called lissencephaly, again a cause of uncontrolled epilepsy. Look at this, absolutely smooth brain, no indentation, what we have read in our MBBS or later. So no sulci are available here. So this is lissencephaly, cause of uncontrolled epilepsy. Then one of the reflex epilepsy, eating epilepsy. Now, why I am showing it, an entity if recognized timely can be very rewarding. I'll show that. Deepak had eating epilepsy. When he eats soft thing, he doesn't get anything. When he has a hard cookie, eats, these are my personal cases. So he had eating epilepsy. Again, like reflex epilepsy, the drug of choice is, I'm not discounting on valproate, I don't give valproate, but see, he's dazed, he's confused. Dr. Siddharth Garg, he's in Ludhiana now practicing. I used to ask residents to record this so that they get interested in this. See, he's confused, he's dazed, he's not responding. He had eating epilepsy, valproate, he developed hyperammonemic encephalopathy. One may think it happened because of toxicity. No. It's an idiosyncratic reaction. Even with therapeutic dosage, one can get this one. And we have published 3 cases. And he had hyperammonemic encephalopathy. Similarly, Shazia, she was on ventilator and now she's off ventilator. She also developed hyperammonemic encephalopathy. You have to suspect. You do sodium valproate levels, they are normal. You will think there is no toxicity. It's not toxicity, it's idiosyncratic reaction which occurs. And she had a lot of dystonia because of that. With this hyperammonemic, there is also Parkinsonism reported. But she went home walking after we had high index of suspicion. So these cases need high index of suspicion. Now, it's good to have a good mother-in-law. It's good to have a good mother-in-law. But in this case, I'll show you something different. You can see here, and you can see a calcified granuloma here. Can you see my cursor here? Calcified granuloma. And this lady was having seizures and being treated. Every time she comes, she had another.
seizure not controlled, medicine being enhanced. No, then we as neurologists, I am failing in my duty if I don't review myself that hope my diagnosis is not wrong, the drugs which I have given are not wrong, and the doctor may be wrong. So, and that's what happened. Patient was being given every time, then resident brought to me and I said, let us interview again. I now look at the mother-in-law will give the account. Volume increase कर दीजिए अगर possible है. हाँ जी. I think 1 or 2 more slides and I will be over with my talk. फिर बीच में दवाई चली इसकी, फिर दौरे ठीक रहे। अच्छा, तो आपके अब कब से हैं दौरे, ज्यादा कब से पड़ रहे हैं? तो जो आप दौरे पड़ते हैं वो पहले वाले दौरों? She was on high dose of phenytoin, developed toxicity. As I said, it's good to have good mother-in-law, but not overprotective mother-in-law. You saw throughout the interview, the person is not speaking at all. And she has true seizures and pseudo seizures both. Every seizure was considered to be true seizure and over-treated, and then developed a lot of toxicity. Sir, आप बात नहीं करिए, please चुप करके बैठिए sir. Now that's what I said, value of mobile. Look at this. She's not doing intentionally. It's involuntary movements, automatism. Partially responsive. She's wiping her nose and wiping her face, and then mother will say she feels thirsty. She takes a bottle of water and drinks. That's also part of the temporal lobe seizure. See, this was part of temporal lobe seizure. Now another is this boy. Look at that. The seizure is being induced by suggestion. So he had genuine seizures, but he also had paroxysmal non-epileptic seizure, which we call PNES, and over-treatment is likely to happen, so we have to be extra careful. So these are all pseudo-seizures. Now what happens? There may be patient with uncontrolled epilepsy. 70 to 80% get well controlled. I'm sure if I don't talk of epilepsy surgery, Dr. Sharma is going to be unhappy with me. So 20 to 30% patients may require surgery. Carefully selected patients should be subjected to surgery and properly worked up. And those surgeries can be very successful. And over the period of time, anti-seizure medicine can come down, but not to begin with. Sorry, this is time for all the friends coming in. There are actually today too many programs. One is at 3 o'clock, another at 6:30. So role of mobile technology. Now we say mobile phone. But many of us have CCTV. Look at this carefully. This lady, Mrs. Veena Gandhi, comes to me regularly. Look at that. She's a wonderful bhajan singer. She does Mata Ki Chokki and all those activities. And she is very, very sweet singer. She is around 60. And in this age, we have to look for underlying cause. And look at this. Now looking towards post, head turning to left. And then the family member will run to take care of her. As if she is pursuing an object. So when they came, I asked them, any witness? They could not describe. I said, any mobile recording? No. Sir, we have got CCTV at home. I said, bring the footage. And this was CCTV footage. And which was very helpful, and touch wood, she sees her free for last 2-3 years after proper treatment. Now, I said across all age group, I have shown children, small children, neonates, children, adolescent, adults, and now the turn for elderly, only 3-4 slides. Metabolic encephalopathy can be all causes, there are some physicians. Here, I will not read each and every line. And triphasic waves is not
pathognomic of hepatic encephalopathy can also happen in uremic. But this was an alcoholic liver disease presented with altered sensorium. So this is hepatic encephalopathy. Again, another one. This lady came to me with dementia. One of the treatable cause of dementia, middle-aged women presented with progressive loss of memory, chronic hepatic encephalopathy. Don't ignore, get the routine test done also. Look at, I said one autoimmune encephalitis, but here she has haywire liver enzymes. There was transaminitis, and she had chronic hepatic encephalopathy, and EG was also clearly suggested. Now this gentleman, another common condition in medical and neurological wards. क्या नाम है आपका? नाम बताओ। Siddharth is taking history. हाँ जी। He is not. He came from. जोर से बताइए अपना नाम। कहाँ पे हो अभी इस टाइम? So he is in encephalopathy. His hands are tied. घर पे? So I'll quickly pass through this and then very difficult to restrain. So what can it be? Elderly, and there's no hemiplegia, there's no headache, there's not much of pre-morbid illness, poor intake, hyponatremia. And this patient had documented hyponatremia and recovered completely with the treatment. Only today I have a patient admitted under me, Manmeet Kaur, her sodium is 111. So these can be very devastating, but if you treat in time, can be very rewarding. History is the gold standard in the provisional diagnosis of seizures and epilepsy. Good history can be of immense help to decipher type of seizure. History must be obtained from all possible sources. This I have written in capital and in green. Video capture of event through the mobile phone, or earlier I used to write only mobile phone. After this lady, Veena Gandhi, then I started writing. CCTV can provide leads for proper diagnosis. Investigation like EEG and neuroimaging helps to supplement, not replace, and confirm the type of epilepsy syndrome and underlying cause. Treatment depends upon the type of seizure and underlying cause. Thank you very much for the kind attention. Organized painting competition. Today we had organized a painting competition for the epilepsy patients. I would like to request our esteemed guests to distribute prizes to winners and encourage them. First winner is Amit Kumar Meena. Last one. Professor Dr. R.K. Sureka sir has designed poster which I would like to request our esteemed chief guest to पूरी है ना The association. My heart filled with lots of gratitude and respect for our distinguished guest speaker, Professor Dr. Manmohan Mandata sir, for not only sparing this valuable time for us to grace each occasion, but also for enlightening us with their commendable talk on the subject. Thank you for clearing our concept and enhancing our understanding pertaining to epilepsy. You have indeed put best of your effort to make this one unforgettable. We really owe you, sir. I am running short of words to express my humble thanks to Professor Manmohan Mandata sir for providing us with valuable support in enriching the CME program. Thank you. I will extend my warm regard to Professor Emeritus Dr. Emil Songar sir, the Honorable Chief Guest of our today's CME. So, sir, you have spared your valuable time to attend the CME and made it in a successful one. I would thank Professor Dr. B.H. Sharma sir and Professor Dr. R. Chitra sir, the guest of honor, for today's CME. Sir, I am on behalf of Department of Energy, thank you for your extreme presence. I would like to Dr. G.N. Saxena sir, Dr. Hemna Gupta sir, make this CME successful. And the last,
the patient and the patient caregiver. I also like to thank. Now I would like to invite our honorable guests, faculty and residents for refreshments. Thank you.